Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 6 मेमोरी का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up section 6.5 which is strategies for enhancing memory। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे strategies को अपनाएंगे जिससे हमारा memory enhance हो सके। How good is your memory? We all would like to improve our memories so that we can retain more facts and information. This is possible with little effort and almost anyone can improve his or her memory. Here are some tips to enhance one's memory. आपका मेमोरी कितना अच्छा है? हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग अपने मेमोरीज को इम्प्रूव करें जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रख सकें और ये पॉसिबल भी है बट थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और ऑलमोस्ट कोई भी इंसान हो वो अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे आप अपने मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं। Deep processing. If you want to learn something and wish to enter information into long-term memory, you have to think about it. You need to consider its meaning and examine its relationship to information you already have. Careful planning, considering the meaning of information and relating it to existing knowledge is helpful in learning it and remembering it later. The retention of material is dependent directly upon the depth at which it has been processed. Deeper level in terms of meaning is very important. Second, the depth of processing also refers to the rehearsal of material to be remembered. Greater the rehearsal, more the chances of recalling the material later. तो फर्स्ट में क्या है डीप प्रोसेसिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ चीज़ को याद किया है, किसी चीज़ को लर्न किया है और वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर होके रहे, तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है कि आपने क्या पढ़ा। पहले उसके बारे में आप सोचो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके मीनिंग को जानना है कि आपने जो चीज़ पढ़ा उसका मीनिंग क्या निकलता है। उसके बाद आपके दिमाग में जो पहले से इंफॉर्मेशन एडजस्ट कर रहा है उससे उस चीज़ को रिलेशन बनाने की कोशिश करो कि हाँ जो आपके दिमाग में पहले से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा है क्या उससे वो रिलेट कर पा रहा है। रिलेट कर पा रहा है तो किस प्रकार से, अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप उसके बारे में प्लानिंग करो, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मीनिंग निकालो। उसके बाद आपने क्या किया, जो भी नॉलेज है वो आप उसके ऊपर गहन विचार करो तो आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक याद रह सकता है। ये जो हमारा मटेरियल को रिटेंशन करना हुआ वो कैसे हुआ कि हम लोग उसमें डेप्थ में जाएंगे, उस डायरेक्टली उसको किसी, जैसे कि हम लोग डीप प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आ जाता है तो आपने तो अभी डीप प्रोसेसिंग पढ़ लिया और एग्जाम में जाके भूल जाते हो तो कैसे काम चलेगा। तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पहले हम लोग देखेंगे कि हाँ ये जो डीप प्रोसेसिंग है वो है क्या, क्या हमारे जो ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है वो इससे रिलेट कर पा रहा है। आखिर हम लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो इसका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपने इसके डीप में पूरे गहराई में गए। ठीक है, और इसका सेकंड क्या हो गया कि ये जो डेप्थ है आपने इस प्रोसेस को डीपली जाके पढ़ा, इसका रिहर्सल किया, बार बार इसको आपने रिहर्स किया और ये लंबे टाइम तक आपके दिमाग में इकट्ठा हो सकता है ये मटेरियल, जैसे कि आपने जो डीप लर्निंग करना है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रह सकता है। जितना आप रिहर्सल करोगे उतना ये दिमाग में आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फिट हो जाएगा। सेकेंड है क्या, अटेंडिंग केयरफुली। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग वेल एंड इंश्योर इट्स रिटेंशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी यू हैव टू पुट इनकॉन्शियस एफर्ट टू अटेंड टू इट केयरफुली। अब क्या है कि आप लंबे टाइम तक किस चीज़ को, कैसे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा रख सकते हो, अपने दिमाग में स्टोर रख सकते हो। अगर आपकी क्लास चल रही है या कोई कुछ पढ़ा रहा है आपको तो आपको उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है। आप जब कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को सुनोगे, आप अपना एफर्ट लगाओगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन।
थर्ड क्या है, मिनिमाइज इंटरफेरेंस. यू हैव लर्न दैट इंटरफेरेंस इज अ मेजर cause of forgetting and you should try to reduce it as much as possible. In general, the more similar the materials to be learned, the more likely they will produce interference. Thus, you should arrange your studies so that you don't study similar subjects one right after the other. For example, if you have to study two languages, study them on different days. तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो इंटरफेरेंस है वो एक बहुत ही मुख्य वजह है जिससे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को भूल जाते हो, या फिर क्या हो. तो आपको इसी प्रॉब्लम को पहले समझना है कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे जो आपका इंटरफेरेंस होता है वो बहुत ही कम हद तक हो. जितना पॉसिबल हो सके उतना आपका इंटरफेरेंस आपके दिमाग से, आपकी पढ़ी हुई बातों से कम हो. जनरली आप लोग सिमिलर मटेरियल्स को एक साथ पढ़ने से बचें जो आपके दिमाग में इंटरफेरेंस कर सकता है. आपको अपने स्टडीज़ को इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए कि आप सिमिलर सब्जेक्ट्स को एक के बाद एक ना पढ़ो. जैसे कि आप दो लैंग्वेज सीख रहे हो, न्यू लैंग्वेजेस. जैसे हमारे बुक में अभी एग्जाम्पल आया था पंजाबी एंड बंगाली. आप दो लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप ऐसा करो कि आपको इनके बीच में थोड़ा सा गैप रख लो. जैसे मंडे को हम लोगों ने पंजाबी पढ़ा तो फ्राइडे को जाके बंगाली पढ़ेंगे. मीन्स इतना का गैप रखो जिसकी वजह से आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो. यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में भी दिया गया कि आप अगर दो लैंग्वेजेस पढ़ते हो तो उनको डिफरेंट डेज में पढ़ो जिससे इंटरफेरेंस जो पहले से जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसमें इंटरफेरेंस ना हो. Next one is distributed practice. While learning some material, it is beneficial to learn it using distributed practice in which there is a gap between trials. Take rest after a period of study. If the chapter is lengthy, divide it into 2 or 3 parts and learn a part in one go. After mastering one part, then go to the second and so on. Do not try to cram all the information you want to memorize at once. जब आप किसी मटेरियल को पढ़ते हो तो वो आपके लिए कब बेनिफिशियल होगा, जब आप इसको आराम से क्या करो, पढ़ो. ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस बना लो, उसमें ट्रायल्स के बीच में गैप रखो, थोड़ा सा रेस्ट लो स्टडी के पीरियड्स में. ये नहीं कि हम लोगों ने एक जो चैप्टर जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो वो एक पार्ट में पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. तो इस चीज़ को हमने क्या किया, पार्ट वाइज पढ़ाया. आप भी इस चीज़ को पार्ट वाइज पढ़ोगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसको हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड किया. 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. उसके बाद एक एक पार्ट को पढ़ो. जब एक पार्ट समझ में आ जाए उसके बाद दूसरे पार्ट को टच करो. जब वो एक पार्ट में आपको मास्टरिंग हासिल हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में जाओ. जब दूसरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो तीसरे पार्ट में जाएंगे, और तीसरा पार्ट समझ लिया तो चौथे पार्ट में जाएंगे. उसके बाद क्या करना है, फिर जब हम लोगों ने चारों पार्ट को समझा तो फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे. जिससे क्या होगा कि जितने भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज किया है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए. फिफ्थ में क्या है, यूजिंग मेमोरी एड्स. People use various cues, indicators, and signs to connect events. This often facilitates remembering. You can use visual imagery to remember objects and places. For example, if you visit a new place, you can remember the location by remembering several associated objects and places. You may remember the place to be close to a cinema hall, in front of a signal post, and so on. तो जो लोग होते हैं वो अलग अलग क्यूज, इंडिकेटर्स और साइंस को किसी इवेंट से कनेक्ट कर देते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी रिमेम्बरिंग में हेल्प मिलता है. आप विजुअल इमेजरी को भी यूज़ कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस को याद करने में. एग्जाम्पल के लिए आप कहीं न्यू जगह पे जाते हो जो आपके लिए बिल्कुल अनजान है और आप उसको याद रखना चाहते हो उस जगह को, तो आप कैसे याद रखोगे. तो बहुत सारे आसपास में ऐसे लोकेशन होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट या प्लेसेस होंगे जो उससे एसोसिएटेड होगा. आप उस प्लेस को कैसे याद रख सकते हो, हाँ ये जो प्लेस है वो सिनेमा हॉल के पास है या फिर एक सिग्नल पोस्ट के सामने, या फिर हो सकता है कि ये जो प्लेस है वो एक बहुत ही पुराने पीपल या नीम के पेड़ के पास है. मतलब इस तरह से आप उस प्लेस को याद रख सकते हो. शॉर्ट हैंड कोड्स. You can develop your own shorthand codes to memorize long list of items. You can use the first letter of each word on item and construct a unique word. For example, to remember the 7 constituents of light, we use VIBGYO. Where V stands for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. During the school days, we used to forget the order of Mughal emperors in history subject. We developed a shorthand code, Bhajsa.
where B stands for Babur, H for Humayun, A for Akbar, J for Jahangir, S for Shahjahan and A for Aurangzeb. It helps remembering the names in order. अब आप अपना शॉर्ट हैंड कोड्स भी प्रिपेयर कर सकते हो. आप खुद का एक शॉर्ट हैंड कोड्स डेवलप कर सकते हो जिससे आप लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स को मेमोराइज कर सको. आप फर्स्ट लेटर जितने भी वर्ड्स उसके फर्स्ट लेटर को याद रखो और इसे कंस्ट्रक्ट करो एक यूनिक वर्ड को. एग्जाम्पल के लिए जो रेनबो में 7 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइट है या 7 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कलर है, आप उसको कैसे याद करते हो. अब आप इतने जो मतलब जो 7 कलर है आप उसको याद करने के लिए क्या किए, इन सब के लिए आपने एक वर्ड तैयार किया. जैसे कि हम लोगों का विवग्योर. विवग्योर जो वी है वो वायलेट के लिए, आई इंडिगो के लिए, बी ब्लू कलर के लिए, जी फॉर ग्रीन कलर, वाई फॉर येलो कलर, ओ फॉर ऑरेंज कलर एंड आर फॉर रेड कलर. ठीक है. स्कूल डेज में भी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसमें मुगल एम्प्रेस के बारे में तो सबने पढ़ा होगा. मुगल एम्प्रेस तो उसमें भी हम लोग ने क्या किया कि हाँ कितने सारे मुगल एम्प्रेस आए थे तो उनको सीक्वेंस से याद रखना थोड़ा मुश्किल था. इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट हैंड कोड को तैयार किया भाजसा, जहाँ पे जो बी है वो बाबर के लिए यूज़ किया गया, एच हुमायूं के लिए, ए अकबर के लिए, जे जहांगीर के लिए, एस शाहजहां के लिए और ए औरंगजेब के लिए. इससे क्या होता है कि आप नेम्स को इजीली एक सीक्वेंस ऑर्डर में याद कर सकते हो. आपके पास कुछ टिप्स भी दिया गया है फिगर 6.2 में जिससे आप किसी भी कोर्स मटेरियल को मेमोराइज कर सकते हो. अगर आप किसी कोर्स मटेरियल को मेमोराइज करना चाहते हो तो ये फिगर 6.2 को पढ़ के आप समझने की कोशिश करो कि आप अपने मेमोरी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं, आप इस टिप्स को पढ़ना तो आपको पता चलेगा. सेक्शन 6.6 रिप्रेशन फॉरगेटिंग पेनफुल इवेंट्स. तो इसमें हम लोग पेनफुल इवेंट्स को कैसे फॉरगेट कर सकते हैं. The events and experiences that are threatening or painful are eliminated from our consciousness. This is called repression. Freud believed that the repressed memories are pushed into hidden recesses of the unconscious mind. Such repressed memories may cause many psychological problems from the individual. Amnesia refers to a loss of memory due to illness, injury, drug abuse, or other causes. ऐसा कोई इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस जो आपके लिए थ्रेटनिंग हो या पेनफुल हो वो एलिमिनेट करता है हमारे कॉन्शियसनेस को और इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रेशन. फ्रूड जो थे उन्होंने बिलीव किया कि जो रिप्रेस्ड मेमोरीज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें जाके वो स्टोर होता है. ये जो रिप्रेस्ड मेमोरीज होते हैं उससे बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किसी भी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है. एमनेसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के मेमोरी लॉस होते हैं. किसकी वजह से, इलनेस की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या फिर जो वो बंदा है वो ज़्यादा ड्रग लेता हो, या फिर ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके मेमोरी लॉस हो सकते हैं. नाउ हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.2. ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ नीचे सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. पहले खुद से बनाने का प्रयास करें फिर आंसर की हेल्प लें. That's all for today. Thank you everyone.